इंटरनेशनल प्रेस में, वेस्टर्न प्रेस में अगर देखें तो पहले हम एक टर्म सुना करते थे जी, एशियन सेंचुरी है। अच्छा, अब धीरे धीरे कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप हाउ डू यू सी दिस कि क्या ये जो एशियन सेंचुरी से जो इंडियन सेंचुरी की बातें हो रही हैं, दिस इज टू अर्ली टू टॉक, या कि ये जो वेस्ट की जो डिमांड है इंडिया के हवाले से, ये जो वेस्ट की नीड है उस हवाले से ये खुश करने के लिए या उनको एक वैल्यू करने के लिए ये भी दिया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड हमें इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। इकोनॉमी को देख लें और भी चीज़ों को देख लें। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, डॉक्टर साहब? देखें, जो मुझे समझ आ रही है कि इंडिया ने पिछले कुछ वक्त से अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीशंस लेनी शुरू कर दी हैं। जाहिर है इसके पीछे उनकी कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम वो मुल्क नहीं है जो 47 में एक कॉलोनी के तौर पे आज़ाद हुए थे और हमारी इकोनॉमिक बेस बड़ी कमज़ोर थी, हमारी डेवलपमेंट की कोई ज़्यादा बड़ी बुनियाद नहीं थी। अब हम एक इमर्जिंग फोर्थ से लेके थर्ड इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो इंडियन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो समझ आता है, लेकिन क्या ये इंडियन सेंचुरी हो गई है? बजाय एशिया के उन्होंने कहा है कि इंडिया शुड बी इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में तो इंडिया का आना जो है ना, वो वक्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है इनएविटेबल होता जा रहा है, और इंडियंस भी जो हैं उसको समझते हैं। सो लेट्स सी हाउ इंडिया प्लेज इट्स कार्ड्स। एट द मोमेंट दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी कॉन्फिडेंट। तो अजय बंगा हूँ या कि सुंदर पचाई हूँ, गूगल पर या फिर पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज है उसके ऊपर जो इंडियन यूथ रूल कर रही हो वो हो, आप दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे, आप अमेरिका में किसी तरफ भी निकल जाएंगे, जहाँ पर भी पॉलिसीज़ बन रही हैं दुनिया में, वो सब की सब पॉलिसीज़ बनाने में जो सफ़े अव्वल पर आपको लोग नज़र आएंगे उनमें इंडियंस भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। तो कहाँ कहाँ से भागेंगे? ये तो जो पढ़ता है, तालीम हासिल करता है, मेहनत करता है, वो ऐसी जगह पे आ जाता है। तुसी ना तालीम हासिल की थी, ना मेहनत की थी, ना कुछ और, जो एड ले लेके जो है वो कर्ज़े चढ़ाई गए, तो अब कर्ज़े उतारें आप, जो कि आप उतार ही नहीं सकते। अच्छा जी, अब इसमें यह कहा गया है कि जो वर्ल्ड बैंक की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक जो है वो, यानी उसकी कोई सस्टेनेबिलिटी की कोई सिचुएशन नहीं है, हालो बेहाल है वो। मांगना वो जायज़ है, अमन की भीख मांगना नाजायज़ है। फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म साहब और सारे हमारे साहिबान से अर्ज़ है कि 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत। कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरब पति हैं वहाँ सिर्फ डॉलरों में। अब मेरे 2-3 सवाल हैं इन सारों से, क्योंकि टाइम थोड़ा है, सिर्फ 2-3 सवाल। क्या आपके इस बेकार और नाकारा किस्म और खामोश इस्तेजाज जो है, इससे मकबूजा वादी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है या पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप मकबूजा कश्मीर को बज़ोरे बाजू जब ताकत के ज़रिए हासिल कर पाएंगे, या वो आज़ाद कश्मीर को ताकत के ज़रिए इस्तेमाल वो ले सकते हैं? अच्छा, क्या इस भीख ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में माहौल में, और इस माहौल में भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने? बट डेफिनेटली इंडिया का दुनिया के इंटरनेशनल फोरम में जो है, एरिना, पॉलिटिकल एरिना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी बात ज़्यादा सुनी जा रही है, और उसका वेट जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इंडिया का वेट डेफिनेटली दुनिया में माना भी जा रहा है, और इंडियन जो हैं वो कॉन्फिडेंट भी नज़र आते हैं। उन्होंने क्या किया कि ये जो G20 की मीटिंग हुई थी उसके अंदर उन्होंने थर्ड वर्ल्डिज्म को बहुत जोर दिया है, और अफ्रीकन मुल्कों को, ऑर्गेनाइजेशन अफ अफ्रीकन यूनिटी को भी मेंबर बना लिया है। तो इस तरह से आप देखें, इंडिया की गुडविल जो है ना, वो आउटसाइड यूरोप या आउटसाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड वो बढ़ती जा रही है। तो इस एतबार से इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया की बात सीरियसली
सुननी भी पड़ती है, लेकिन रिमेंबर द वेस्टर्न पावर्स हैव नो फ्रेंडशिप विद एनीवन which doesn't fulfill। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, पहले एशिया में भारत और चीन दोनों को एक उभरती हुई ताकत के रूप में एक विश्व की आर्थिक संस्थाएं, चाहे वर्ल्ड बैंक, IMF हो आदि द्वारा देखा जा रहा था। लेकिन कोरोना महामारी के बाद चीन की अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है और उसके रुकने का कोई नामो निशान नहीं। साथ ही चीन का तनाव दुनिया के दूसरे देशों के रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बढ़ते जा रहा है, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भारत को एशियन सेंचुरी का दर्जा दे दिया गया है, यानी कि आने वाले समय भारत की सदी होगी। चीन जो एक तरफ से बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा था और वो जिसने अमेरिका की कुर्सी को भी खतरे में डाल दिया था। अभी तक जो सोवियत संघ के टूटने के बाद वह अकेला अमेरिका ही एक सुपर पावर देश बना हुआ था और चीन भी दूसरा सुपर पावर देश बनने का ख्वाब देख रहा था। लेकिन इस कोरोना महामारी का हालांकि कोरोना का जनक भी चीन को ही कहा जाता है, क्योंकि चीन ने दूसरे देशों को बर्बाद करने के लिए कोरोना वायरस अपनी लैब में जन्म दिया था। लेकिन यह दांव चीन के गले के फंदे के रूप में फंस गया है। अब कोरोना महामारी के बाद चीन की अर्थव्यवस्था जो नीचे की ओर जा रही है, और वह ऐसे नीचे की ओर जा रही है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यही कारण है कि चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या फिर ADB हो, जो विश्व की बड़ी अर्थ संस्थाएं हैं, वह और जो आर्थिक अखबार है जो दुनिया के आर्थिक कारोबारों पर नज़र रखते हैं, उनका यह मानना है कि आने वाली सदी या भारत की जो अर्थव्यवस्था भारत की लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और जो स्किल्ड मैन पावर है और जो भारत के संबंध जो कूटनीति के रूप में बढ़ रहे हैं, उससे यह सारे देश मानने को यह मजबूर हो गए हैं कि यह आने वाली सदी भारत की सदी होगी, इंडियन सेंचुरी होगी। चीन का हमेशा से भारत के साथ मुकाबला रहता था। चीन को यह समझ थी कि अगर उसे सुपर पावर बनना है तो पहले उसे अपने पड़ोसी को ही परास्त करना होगा, उससे आगे अपने को निकलना होगा। और यही कारण है कि चीन ने अचानक गलवान घाटी में झड़प शुरू कर दी और चीन का जो मंसूबा था वह अमेरिका के साथ वह दूसरा सुपर पावर देश बन जाए, वह पूरा हो जाएगा। लेकिन यह बात अब उल्टी हो